विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ और आनंदित होंगे। मैं आज आपके सामने एक नया अध्याय लेकर उपस्थित हूँ। अध्याय का नाम है शुक्र तारे के समान, जिसके लेखक हैं स्वामी आनंद। विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले हम जान लें कि शुक्र तारा आखिर है क्या और उसकी समानता किससे की गई है। निश्चित तौर से जब किसी एक की समानता दूसरे से की जा रही है तो दोनों में कुछ तो गुण होंगे। शुक्र तारे के गुण और शुक्र तारे के गुण की समानता किससे की जा रही है, इसके बारे में हम पढ़ें। इसके पहले हम लेखक से परिचित हो जाएं। लेखक जो स्वामी आनंद हैं, उनका जन्म सन 1887 ईस्वी में किमड़ी गांव, जो काठियावाड़ जिला में है, गुजरात का यह जिला, वहाँ हुआ था। और इनका मूल नाम हिम्मतलाल था। पर हमने पढ़ा जैसे कि स्वामी आनंद, तो ये नया नाम उन्हें कैसे मिला। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। तब से उनका नाम पड़ गया स्वामी आनंद। स्वामी आनंद की मृत्यु हुई सन 1976 में। स्वामी आनंद जी 1907 में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला, फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए। 1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद, संसर्ग मतलब उनके निकट आने के बाद, उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया, दोनों समाचार पत्र के नाम हैं, की प्रसार व्यवस्था संभाल ली। इसी बहाने उन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारेलाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। पाठ का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या को उकेरा है। लेखक अपने इस रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत हैं। इसमें एक शब्द आया है विद्यार्थियों, रेखा चित्र। रेखा चित्र का आशय यह होता है कि शब्दों के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व के बारे में, उसके गुणों के बारे में इस ढंग से वर्णन करना कि उसका एक चित्र उत्पन्न हो जाए, तो उसे कहते हैं रेखा चित्र। यह गद्य लिखने की एक विधा है। तो रेखा चित्र एक गद्य विधा कहलाती है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके गुणों, उसकी विशेषताओं को शब्दों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। तो इसमें स्वामी आनंद जी ने महादेव भाई देसाई के व्यक्तित्व के बारे में इसमें वर्णन किया है। महादेव भाई के गुणों को लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है। इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का ऐसा चित्र खींचने में सफल रही है कि पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो आता है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद श्री काशीनाथ त्रिवेदी ने किया है। मतलब इस ढंग से लिखा है स्वामी आनंद ने महादेव भाई के बारे में कि आपको भी लगने लगेगा कि भाई ऐसे व्यक्ति हमारे देश में पैदा हुए, एक अभिमान होगा। तो आइए देखें कि इस अध्याय में लेखक ने महादेव भाई के किन किन गुणों के बारे में बताया है। सबसे पहले जान लें शुक्र तारा। आकाश के तारों में शुक्र तारा बेजोड़ है, सबसे अलग है, अद्भुत है। सुंदरता और चमक के कारण इसे चंद्रमा का साथी माना जाता है। जैसे चंद्रमा में चमक होती है, जैसे सुंदरता चंद्रमा में है, बिल्कुल उसी तरह से शुक्र तारा भी। इसका वर्णन कवियों द्वारा बहुत किया गया है। यह तारा है, यह सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले घंटे 2 घंटे ही दिखाई देता है। बहुत सुंदर, परंतु ज़्यादा समय तक यह दिखाई
नहीं देता और जल्दी ही यह अस्त हो जाता है। तो यह शुक्र तारा जो अपनी चमक और सुंदरता के कारण प्रसिद्ध है। शुक्र तारे और महादेव में समानता। महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी आभा से देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह अचानक अस्त हो गए। गांधी जी के सेवक थे ये। मित्रों के बीच विनोद में स्वयं को गांधी जी का हमाल, पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर कहकर गौरव का अनुभव करते थे। जैसे शुक्र तारा बहुत कम समय के लिए उदित होता है और फिर अस्त हो जाता है, थोड़े समय के लिए दिखाई देता है, उसी तरह से महादेव भाई भी कम समय के लिए वो इस भारतीय राजनीति में आए थे और उनके असमय मृत्यु हो गई। गांधी जी के परम सेवक थे ये। और जब मित्र वगैरह होते थे तो हंसी मजाक में अपने आप को कहते थे कि मैं गांधी जी का हम्माल हूँ। हम्माल मतलब कुली जो सामान वगैरह उठाता है। पीर संत की तरह, बावर्ची खाना बनाने वाले रसोइये की तरह, भिश्ती जो मशक से पानी छिड़कता है। मशक एक होता है चमड़े या रबर का बना हुआ थैले की तरह होता है और उसके पहले पानी का छिड़काव जो करता था उस व्यक्ति को कहा जाता था भिश्ती। खर गधा जिस पर बोझ रख दिया जाता है। यहाँ पर पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर, इसका मतलब यह है कि जो सभी कार्य को अच्छे से संपन्न कर ले, ऐसा व्यक्ति। तो महादेव भाई में ये विशेषता थी कि गांधी जी के हर कार्य को वो सहजतापूर्वक कर लेते थे, सरलतापूर्वक कर लेते थे। वो गांधी जी के भार को अपना भार समझते थे वो, और इस तरह से गांधी जी की सेवा करते हुए उन्हें गर्व का अनुभव होता था। इन्हें गांधी जी का वारिस भी कहा जाता था। गांधी जी के लिए महादेव भाई पुत्र से भी अधिक थे, बहुत स्नेह था। सन 1917 में महादेव जी का गांधी जी के पास जब पहुंचना होता है, पहली बार पहुंचते हैं, तो गांधी जी उन्हें तत्काल पहचान लेते हैं, उनके गुणों से, उनकी खूबियों से परिचित हो जाते हैं और अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप देते हैं। मतलब वो तभी से वो मान लेते हैं कि ये मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, मैं जिन कार्यों को कर रहा हूँ उन कार्यों को बाद में यह संभालेगा। और इसकी घोषणा भी की थी उन्होंने। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में यह हत्याकांड हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों के स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए, उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाने के लिए, प्रेस में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो चीज़ें छप रही थी उसको रोकने के लिए रॉलेट एक्ट बनाया गया था, जिसके बारे में कहा जाता था न अपील, न वकील, न दलील। मतलब उस नियम के माध्यम से, उस कानून के माध्यम से किसी भी भारतीय व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था और किसी भी प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता था। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हो रही थी और वहाँ जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ पहुंचकर उसने निहत्थे भोले भाले लोगों पर गोलियों की बौछार करवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो इस हत्याकांड के बाद गांधी जी पंजाब जा रहे थे वहाँ के लोगों से बातें करने के लिए, मिलने के लिए। तो गांधी जी को पलवल नामक स्टेशन था, वहाँ गिरफ्तार किया गया और उसी समय महादेव भाई को उन्होंने अपना वारिस कहा। ये मेरा वारिस है, मतलब मैं जेल में हो रहूं तो उस समय फिर इस देश में जो स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार से चलेगा, इसकी जवाबदारी महादेव की है। सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल मतलब जो सेतु बंध है रामेश्वरम में, वहाँ से लेकर हिमाचल तक लगभग पूरे भारत में, देश के चारों कोनों में, समूचे देश के दुलारे बन चुके थे।
गांधी जी के पास लगभग 10-12 वर्षों में रहते हुए वे सबके दुलारे बन गए थे। गांधी जी के सब कार्यों को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपने व्यवहार कुशलता से उन्होंने सबको प्रभावित कर लिया था। अंग्रेजों के अत्याचार भी बढ़ रहे थे। पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत आजीवन कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। काला पानी अंडमान निकोबार आपने सुना होगा। अंडमान निकोबार में सेल्युलर जेल है पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ उस जेल को कहा जाता था काला पानी, क्योंकि अगर वहाँ कोई गया, पानी के बीच में वह द्वीप है, और वहाँ पर कोई अगर भारतीय को उम्र कैद की सज़ा देकर वहाँ भेजा गया तो मतलब ये माना जाता था कि वहाँ से व्यक्ति जीवित नहीं लौटेगा। जेल से भागना भी संभव नहीं था, दूर दूर तक समुद्र, तो काल और चारों ओर पानी, तो इसलिए उस जेल का नाम ही पड़ गया था काला पानी। उस सज़ा को कहा जाता था काला पानी सज़ा। वहाँ भेज दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून, उसके संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सज़ा मिली। ये अंग्रेजों ने अत्याचार करना चालू कर दिया था। जो भी समाचार पत्र उनके खिलाफ छापता था उसके संपादक को कैद कर लिया जाता था और उस समाचार पत्र को छपने नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा था। और क्या अत्याचार हो रहे हैं पंजाब में, वो सब विवरण है वह गांधी जी के पास, महादेव भाई के पास वह विवरण आता था। अब महादेव जी का कार्य क्या था? गांधी जी मुंबई में रहते थे मणि भवन में, तो गांधी जी के सामने पीड़ितों पर हुए जुल्मों अत्याचारों की कहानियां संक्षेप में पेश करते थे और वो पीड़ित लोगों से गांधी जी की मुलाकात करवाते थे। महादेव भाई का यही काम था, क्योंकि गांधी जी बहुत व्यस्त व्यक्ति थे, उनके पास खाली समय नहीं होता था। तो इसलिए जो भी अपने दुख दर्द सुनाने के लिए आया है, अपनी पीड़ा सुनाने के लिए आया है, तो पहले महादेव भाई से मिलता था। महादेव जी उसका सार संक्षेप है वह गांधी जी को बताते थे और उनको मिलवाते थे। तो इस तरह से आम जनता और गांधी जी के बीच पुल का कार्य करते थे महादेव भाई। गांधी जी एक अच्छे पत्रकार की तरह लेख भी लिखते थे। तो गांधी जी और एक उस समय समाचार पत्र था क्रॉनिकल, उससे जुड़े हुए थे। बम्बई के, आज जैसे हम मुंबई कहते हैं, कि मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में गांधी जी द्वारा अंग्रेज़ों के अत्याचार संबंधी लेख छपते थे। गांधी जी लेख लिखते थे और वो लेख उनमें छपा करते थे। गांधी जी के पास इतनी ज़्यादा सामग्री थी अंग्रेजों के अत्याचार को बताने के लिए कि क्रॉनिकल में जगह की कमी होने लगी, तंगी होने लगी। और जो क्रॉनिकल के संपादक थे, अंग्रेज संपादक थे हार्नीमैन, बड़े निडर व्यक्ति थे। वो खुद अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ की चीज़ें उसमें छापते थे। तो सरकार ने उन्हें देश निकाले की सज़ा देकर इंग्लैंड भेज दिया। हार्नीमैन चले गए अपने देश इंग्लैंड। उस समय बम्बई के 3 नए नेता थे, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास। ये यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक निकालते थे। जो बॉम्बे क्रॉनिकल के जो हार्नीमैन थे वही यंग इंडिया में भी लेख लिखा करते थे, अपने भी समाचार पत्र के लिए और यंग इंडिया के लिए भी। अब हार्नीमैन तो इंग्लैंड चले गए, उन्हें सरकार ने सज़ा देकर इंग्लैंड भेज दिया। तो यंग इंडिया में भी
लिखने वालों की कमी पड़ गई। हार्नीमैन ही लिखा करते थे उसमें बहुत ज़्यादा लेख। तो तीनों नेता गांधी जी के जो परम प्रशंसक थे वे गांधी जी के पास गए और उन्होंने यंग इंडिया के संपादक बनने की विनती की। गांधी जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि बॉम्बे क्रॉनिकल में क्या है, जगह की कमी पड़ रही थी, लेख ज़्यादा हो रहे थे गांधी जी के पास। तो उन्होंने तुरंत यंग इंडिया के संपादक बनने की जो विनती हुई स्वीकार कर लिया। गांधी जी का काम बढ़ गया और ज़्यादा लेख आने लगे। अतः यंग इंडिया का जो प्रकाशन हफ्ते में एक बार होता था, उसे हफ्ते में 2 बार करने का निर्णय लिया गया। और इस तरह से महादेव भाई और स्वामी आनंद का कार्य भी बढ़ गया, क्योंकि दोनों थे, महादेव भाई और स्वामी आनंद। ये जो पत्र निकलता था, समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। कोई भी समाचार पत्र निकालना आसान नहीं होता है। तो उसमें कौन सा लेख कहाँ छपेगा, कितनी मात्रा में छपेगा, फिर कैसे वह लोगों तक भेजा जाएगा, ये सब की व्यवस्था करना आसान कार्य नहीं था। यंग इंडिया जो सप्ताह में 1 दिन छपा करता था, सामग्री ज़्यादा हो जाने के कारण उससे 2 दिन, सप्ताह में 2 बार छापने का निर्णय लिया गया। और इससे कार्य की बढ़ोतरी भी हो गई, महादेव भाई पर भी और लेखक स्वामी आनंद पर भी। यंग इंडिया के बाद नवजीवन, एक और समाचार पत्र, वह भी गांधी जी के पास आ गया। अब लेखक है स्वामी आनंद। ये साबरमती आश्रम जब पहुँचे थे तो कुछ दिनों के बाद दोनों साप्ताहिक, सप्ताह में निकलने वाला नवजीवन और यंग इंडिया, साप्ताहिकों की और छापाखानी की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी स्वामी आनंद पर आ गई। गांधी जी और महादेव सारा समय देश भ्रमण में उनका बीतता था और देश भ्रमण करते हुए वहाँ से ही वो लेख भेजा करते थे यंग इंडिया और नवजीवन के लिए। गांधी जी की यात्राओं और प्रतिदिन की गतिविधियों का साप्ताहिक विवरण भेजने का कार्य महादेव भाई करते थे। इस तरह से गांधी जी के देश भ्रमण में उन विभिन्न यात्राओं में भी महादेव जी हमेशा साथ रहते थे। महादेव एक कुशल पत्रकार भी बने। कैसे, आइए जानते हैं इसे। देश विदेश के जाने माने समाचार पत्र द्वारा गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी करने पर महादेव द्वारा उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख लिखने पड़ते थे, क्योंकि जो समाचार पत्र थे वो गांधी जी की एक एक गतिविधि पर बारीकी से नजर रखे रहते थे और कभी प्रशंसा भी वो करते थे और कभी निंदा भी, अनावश्यक रूप से आलोचना करते थे। तो फिर महादेव जी फिर शांत नहीं बैठते थे, फिर उनको आड़े हाथों लेते थे। मतलब ऐसे लेख लिखते थे जिससे वो समाचार पत्र लिखने वाले, वो लेख लिखने वाले लज्जित हो जाएं, शर्मिंदगी महसूस हो। गांधी जी से पत्रकारिता संबंधित तालीम, पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए, उसकी पूरी शिक्षा, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेजोड़ कालम कैसे लिखा जाता है, भरपूर चौकसाई कैसे होती है, एकदम सतर्क रहना लिखते समय, समाचार पत्र जो अच्छे समाचार पत्र हैं उनकी परंपराओं का पालन करना, कट्टर विरोधियों से भी विनय विवेक युक्त विवाद, ये सब विशेषताएं गांधी जी से पाकर महादेव देसाई देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में सबके लाडले बन गए थे। सब पसंद करते थे महादेव भाई को। इस तरह से गांधी जी ने महादेव भाई को एक कुशल पत्रकार भी बनाया और गांधी जी की उन बातों को महादेव भाई ने पूरी गंभीरता से स्वीकार भी करते हुए अपने आप को एक अच्छा पत्रकार बनाने में वो सफल रहे। आइए अब अनुवादक के रूप में भी महादेव भाई की विशेषता देख लें। गांधी जी के पास आने के पहले महादेव अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी थी ये, और उनके जिगरी दोस्त थे नरहरि भाई, उनके साथ उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, साथ ही साथ वकालत कार्य भी किया। और दोनों ने वकालत कार्य करते समय ही दोनों ने उसी समय साहित्य का पठन भी किया
और उस समय के जो चर्चित साहित्यकार थे रविंद्रनाथ टैगोर और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, उनकी रचनाओं का उन्होंने अनुवाद कार्य भी किया। अनुवादक का कार्य करते हुए उन्होंने टैगोर और शरत चंद्र की रचनाओं का महादेव भाई ने अनुवाद कार्य भी किया। तो इस तरह से उन्होंने साहित्यिक थोड़ी सी गतिविधि उनकी उस समय होती थी। बाद में गांधी जी के पास आया तो फिर व्यस्तता बढ़ गई या फिर उन्हें साहित्यिक गतिविधि उनका लगभग रुक सी गई थी। आइए अब तक हमने जितना अंश अध्ययन किया है उसके जो शब्दों का प्रयोग हुआ है उसके अर्थ जान लें। आभा प्रभा, इसका अर्थ है चमक। विनोद मतलब मजाक। हम्माल, बोझ उठाने वाला, कुली। पीर, महात्मा सिद्ध। बावर्ची, खाना पकाने वाला, रसोइया। भिश्ती, मशक से पानी ढोने वाला व्यक्ति। खर, गधा के लिए भी प्रयोग किया जाता है और घास के लिए भी। तालीम मतलब शिक्षा। रूबरू, इसका अर्थ है आमने सामने। जिगरी दोस्त, इसका अर्थ होता है घनिष्ठ मित्र। और आसेतु हिमाचल, इसका अर्थ है सेतु बंध रामेश्वर से हिमाचल तक फैलाओ। कुछ विशेष शब्द का भी प्रयोग हुआ है। शुक्र तारा, एक तारा जो शाम के समय कुछ समय के लिए निकलता है, जिसे इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। उषा काल, सूर्योदय से पहले का समय, जब ना तो अंधेरा होता है ना ही पूरी तरह उजाला, उसे कहते हैं उषा काल। काला पानी, आजीवन कैद की सजा पाए कैदियों को रखने का स्थान जो वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, उसे काला पानी कहते हैं। कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लें और उनके उत्तर भी जान लें। पहला प्रश्न है, गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। महादेव जी पहले लोगों की समस्याएं सुनते थे, उन पर विचार विमर्श करते थे, फिर उन समस्याओं को संक्षेप में लिखकर गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी मुलाकातें भी करवाते थे। अगला प्रश्न है, महादेव की तुलना शुक्र तारे से क्यों की गई है? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। जिस प्रकार शुक्र तारा थोड़े समय ही आकाश में अपनी चमक बिखेर कर अस्त हो जाता है, उसी प्रकार महादेव भी अपने थोड़े से जीवन में ही अपनी कार्यशैली और प्रतिभा से दुनिया को प्रभावित कर गए। इसी कारण उनकी तुलना शुक्र तारे से की गई है। यह था विद्यार्थियों शुक्र तारे के समान का पहला अंश यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब तक जो कुछ आपको समझाया गया वो पूरी तरह से आपको स्पष्ट हुआ होगा, समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।